आजकल ना वॉर्स का तरीका चेंज हो गया। आजकल बैटल सरहदों पे नहीं लड़ी जाती, बैटल लड़ी जाती है इकोनॉमी से। दूसरे देश की इकोनॉमी खत्म कर दो, लोग गरीब हो जाएंगे, खाने पीने को पैसे नहीं बचेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा, देश खत्म। अब रशिया यूक्रेन वॉर को देख लीजिए। जब रशिया के अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उन्होंने रशिया पे इकोनॉमिक अटैक किया। कैसे? ट्रेड बंद कर दिया, उनके पैसे ब्लॉक कर दिए, रशिया के बड़े बड़े बिजनेस को डायरेक्ट अटैक। क्या इंडिया पे भी ऐसे इकोनॉमिक अटैक्स पहले हुए हैं? हाँ। क्या इंडिया पे अभी दोबारा अटैक हो रहा है थ्रू अडानी? मैं आज आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, दे आर गोइंग टू ब्लो योर माइंड। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. बट आज हम स्टॉक मार्केट से बात नहीं कर रहे हैं। आज उससे बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा देश। इस झंडे से जितना आप प्यार करते हो ना, उतना ही मैं प्यार करता हूँ। इस झंडे के लिए हम जान देने को रेडी हो सकते हैं। अब पूरे अडानी सिचुएशन में ना एक बड़ा ही नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट आ चुका है। आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख लो अडानी की, या किसी की भी यूट्यूब वीडियो देख लो, या इंस्टाग्राम रील देख लो, नीचे लोगों ने कमेंट करके भर भर के लिखा हुआ है, अरे दिस इज अटैक अगेंस्ट इंडिया, वी आर नेशनलिस्ट, वी सपोर्ट अडानी, इफ यू डोंट सपोर्ट अडानी तुम एंटी नेशनलिस्ट हो। ऐसी बहुत सारी चीजें थी और मुझे बड़ा फनी लगता है कि हम नेशनलिज्म को हर चीज में थोड़ी डाल सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो मेरे लाइव सेशंस होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स साथ होते हैं, वहां पे किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, गोयला वी आर इंडियंस, वी हैव टू सपोर्ट अडानी, तुम अडानी के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? अडानी को सपोर्ट करो, यू शुड बाय अडानी सो दैट हम हिंडनबर्ग के अगेंस्ट फाइट कर पाए। मुझे वो क्वेश्चन सुन के बड़ा अजीब लगा था, यार ये क्या बात हो गई। बाद में रिसर्च की है, इट्स क्रेजी। आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहला इकोनॉमिक अटैक्स जो पहले हुए हैं, उसके बाद हिंडनबर्ग के बारे में बात करेंगे, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इन पे हम ट्रस्ट कर भी सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोल रही है ऑन द अडानी सिचुएशन। ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखना बहुत जरूरी है और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ना तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। सबसे पहला जो केस है वो है स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का। ये कंपनी कॉपर स्मेल्ट करती थी, ये कंपनी कॉपर मैन्युफैक्चर करती थी। अगर आप 2017-18 पे मार्केट्स में एक्टिव थे ना, आपने इस कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा, बिकॉज उस समय इतना हल्ला गुल्ला था इस कंपनी के आसपास कि मजाक नहीं है। बट अगर नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गोयला तो आपको बताने वाला है, तो आराम से सुनो। तो बेसिकली हुआ ये था कि इस कंपनी के अगेंस्ट एनवायरमेंटल एक्विजिशन लग गई थी। ठीक है, लोगों की एक्विजिशन क्या थी कि ये कंपनी रिवर पोल्यूट कर रही है, ये कंपनी एयर पोल्यूट कर रही है, और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से अराउंड 12-13 पीपल डाइड। लोग पागल हो गए कि इस कंपनी की वजह से लोग मर रहे हैं। स्ट्राइक शुरू हुई थी 100-150 लोगों से, फिर वो बढ़ते बढ़ते स्ट्राइक चली गई 25,000 लोगों में, जहां पे फिश फार्मर्स आ गए, सॉल्ट फार्मर्स भी आ गए, बोट एसोसिएशन भी आ गई, सब आ गए। फिर मीडिया भी उतर गई इस पे, फिर ऑपोजिशन भी उतर गई इस पे। ऑपोजिशन उस समय सिटिंग सीएम को बोलने लग गई, बिकॉज ऑफ दिस कंपनी ये देखो इतने लोगों की डेथ हो गई, कंपनी को शट करो। बहुत मैसिव प्रेशर था एंड ऑन टॉप ऑफ विच जो रॉयट्स हो रही थी इस कंपनी के अगेंस्ट वो वायलेंट हो गई, अटैक्स होने लग गए। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सरकार को ये कंपनी शट डाउन करनी पड़ी इन 2018। ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। इस कंपनी के शट होने का हमारे देश पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ा, ये कि पहली बार 18 सालों में जो इंडिया कॉपर हमेशा एक्सपोर्ट करता था, फर्स्ट टाइम इन 18 ईयर्स इंडिया बिकेम अ इंपोर्टर ऑफ कॉपर। और इंपोर्ट कहां से हुआ? चाइना से। और फिर हल्की हल्की कहानी खुलने लगी एंड इट इज शॉकिंग। पता ये चला कि जो इन्वायरमेंटल एक्विजिशन जो इस कंपनी डाले थे ना, वो सब फॉल्स थे, सब बकवास की बात थी। पता ये चला कितने फार्मर्स को सिर्फ पैसे दिए गए थे टू पार्टिसिपेट इन दिस रॉयट। पता ये चला कि जिस कंपनी ने ये शुरू किया था वो कंपनी फॉयल वेदांता, जो यूके की एनजीओ थी, और ये कंपनी फंडेड थी विद चाइना। चाइना के पास बहुत सारा कॉपर का इन्वेंटरी था एंड दे नीडेड टू स्टॉप दिस कंपनी सो दैट वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाए। तो बेसिकली चाइना ने यूके बेस्ड एनजीओ को फंड किया, इस एनजीओ ने फेक एक्विजिशंस फैलाई, फार्मर्स को पैसे दिए गए, ब्राइब किया गया एंड अल्टीमेटली ये कंपनी शट डाउन हो गई, बिकॉज ऑफ विच हिंदुस्तान कॉपर का इंपोर्टर बन गया देन एक्सपोर्टर। अब आते हैं सेकंड अटैक पे। इंडिया को 5G का नेटवर्क का पूरा सिस्टम बनाना था, उसके टावर्स खड़े करने थे। इंडियन गवर्नमेंट सेट किया जिनको चाइना की कंपनीज को ये टेंडर नहीं देना है, वो चाहते थे रिलायंस बनाए, कोई इंडियन कंपनी बनाए, और रिलायंस बनाना शुरू किया। उसी समय की बात है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट आई और उन्होंने बोला कि जो रिलायंस ये 5G टावर्स कर रहा है ना, ये कहां आता है? ये आता है एंटी फार्म लॉ एक्टिविटीज में। दिस शुड नॉट बी डन। फिर हुआ क्या? वही फार्मर्स, बिकॉज दे आर पुअर, दे आर वनरेबल, उनको पैसे दिए गए, एक्सप्लॉइट किया गया, पूरा तमाशा हुआ टू स्टॉप रिलायंस फ्रॉम बिल्डिंग दोस टावर्स इन पंजाब। आप ये आर्टिकल देख लीजिए।
BBC डॉक्यूमेंट्री सेज ऑल इज अ प्लॉट टू बेनिफिट चाइना। एक अटैक किया था बेयर कार्टेल ने ऑन धीरूभाई अंबानी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 1970s की बात है और इसमें क्या हुआ, बेयर कार्टेल बुरी तरह रिलायंस के शेयर शॉर्ट कर रहा है और वहां पे धीरूभाई अंबानी ने कैसे अपने आप को बचाया, कैसे रिलायंस को बचाया, कैसे इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को बचाया, वो अलग ही गेम था। बट उसको समझाने में ना थोड़ा टाइम लगेगा एंड इट डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो। आप चाहते हो रिलायंस पे वीडियो बने तो कमेंट करके लिख दीजिए रिलायंस वीडियो। 300 कमेंट्स, वीडियो आपके पास पक्का आ जाएगी। ये देखो गोयला का प्रॉमिस है। ये इकोनॉमिक अटैक्स के ना कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग के बारे में, क्या ये एक्चुअली ऑथेंटिक है भी। हिंडनबर्ग रिसर्च बेसिकली एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। मतलब ये फाइनेंस दुनिया की सीआईडी है। ये क्या पता करते हैं, ये पता करते हैं कंपनी में कोई इरेगुलर एक्टिविटीज ना हो, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ना हो, कुछ अनएथिकल चीज ना हो रही हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनलॉयल ना हो, गलत ना हो, बैड एक्टर्स ना हो। मतलब हिंडनबर्ग के बारे में आप बहुत सुन चुके, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट क्वेश्चन आता है कि हिंडनबर्ग क्यों करेगा, उसका क्या फायदा है। हर चीज तो आदमी फायदे के लिए करता है। हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो क्या करेंगे, कंपनीज के बारे में उनकी पोल खुली जाएगी और उन शेयर्स को करेंगे शॉर्ट। शॉर्टिंग ऑफ शेयर्स मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट ना एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे होता है, व्हेन यू बाय एंड सेल, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठीक है, बाय सेल दोनों होना चाहिए। ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, हम बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बट बहुत बार क्या होता है, लोग पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, तो ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो ही रहा है। बट इसमें अल्टीमेटली क्या है, अगर शेयर आपने 100 रुपए का शॉर्ट कर दिया और आपने 50 रुपए का दोबारा खरीद लिया, 50 रुपए तो सीधा आपकी जेब में आ गए। दैट इज द आइडिया ऑफ शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग बेसिकली मीन्स कि यू आर बेटिंग कि ये स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा। अब हिंडनबर्ग ऐसी तो पैसे कमाता है, वो कंपनीज की केस स्टडीज खोलेंगे, उन पे पूरी रिसर्च कर डालेंगे, पूरा सीआईडी कर देंगे उनके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंपनी बिजनेस मॉडल पे, फिर पब्लिक कर देंगे। लोगों का सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी बिकॉज सब लोग बेचने को रेडी हैं, डिमांड कम होगी बिकॉज सेंटिमेंट खराब है, शायद कोई खरीदे ना, और वो स्टॉक नीचे जाएगा। और इसी में बहती हुई गंगा में हिंडनबर्ग भी अपने हाथ धो लेता है। कैसे, वो भी शेयर शॉर्ट कर देते हैं। एंड अडानी सिचुएशन में तो वो ओपनली बोल रहे हैं क्योंकि पोजीशंस हैं शॉर्ट अगेंस्ट अडानी, और जितना अडानी नीचे आया उन्होंने उतने ही पैसे कमाए। हिंडनबर्ग का तो काम ही है फॉरेंसिक रिसर्च, बट थोड़ी फॉरेंसिक रिसर्च भाई हम भी कर लेते हैं, हिंडनबर्ग पे करते हैं। चलिए, अब हिंडनबर्ग ने 45 इन्वेस्टमेंट कॉल्स दिए। उन 45 में से 34 कंपनीज हैव फेल ऑन एन एवरेज ऑफ 50%। तो आप देखोगे ना, इनका 75% हिट रेशियो है, जो बहुत अच्छा है। इसलिए तो लोग डरे हुए अडानी को लेके। बट ऑन द अदर हैंड, इसी टेबल पे आप देखोगे कि 4 कंपनीज ऐसी हैं जिसपे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसके बाद उनका स्टॉक मोर देन 50% ऊपर चला गया। अब हिंडनबर्ग ना बहुत बार बहुत बुरी तरह गलत हुआ है और उनकी कुछ इंफॉर्मेशन एकदम ही फैक्टलेस और बेसलेस होती है। और ये मैं नहीं, ये आपको रिसर्च और डेटा दिखा रहा है। एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ सीकिंग अल्फा। सीकिंग अल्फा बेसिकली एक क्राउड फंडेड कंटेंट क्रिएटर है जो रिसर्च करते हैं ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑन कंपनीज, और वो प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग के अगेंस्ट पूरी रिपोर्ट निकाली है कि व्हाई दे आर कंप्लीटली बुलशिट। उनका ये आर्टिकल आया, टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोविजन। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में देना मजाक नहीं है। अब समझते हैं क्यों दिया ऐसा। माइक्रोविजन वो कंपनी है जो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में है, जो 3D इमेज करते हैं, इमेज सेंसिंग, इमेज कैप्चरिंग, ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं। ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड समझ आ गया। अब चलते हैं हिंडनबर्ग ने क्या बोला। हिंडनबर्ग का ये ट्वीट आया, एंड आई कोट, वी आर शॉर्ट माइक्रोविजन इन अ मार्केट गॉन मैड। दिस $1.2 billion market capital corporate husk with almost no revenue or intellectual property value is a standout. See how strong the statements are with almost no revenue, no intellectual property. फिर लिखा है, it has risen 5,000% from lows this year on misguided retail euphoria over LiDAR IP portfolio amid a board of EV bubble. इस चक्कर में ऑब्वियसली जैसे हिंडनबर्ग का स्टेटमेंट आया, पैनिक हो गया, लोग माइक्रोविजन का स्टॉक बेचने गए, स्टॉक आने लग गया नीचे। और इसमें हिंडनबर्ग का पूरा फायदा है बिकॉज हिंडनबर्ग ऑब्वियसली रिपोर्ट निकल रहा है। हिंडनबर्ग ने भी शॉर्ट पोजीशन ली थी माइक्रोविजन में, तो वो तो पैसे कमा ही रहे थे। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। पहली चीज, हिंडनबर्ग ने बोला दैट दे हैव ऑलमोस्ट नो रेवेन्यू। रियलिटी ये थी दैट 2019 में उनका रेवेन्यू था ऑफ $8.9 मिलियन, और हाँ, उसी साल माइक्रोविजन का नेट लॉस था ऑफ $26.5 मिलियन। बट रेवेन्यू था। सेइंग कि माइक्रोविजन का ऑलमोस्ट कोई रेवेन्यू नहीं है, ये मिसगाइडिंग है। वाई? मुझे तो पढ़ के लगा कि उनका रेवेन्यू 0 ही होगा शायद। सेकंड,
हिंडनबर्ग ने बोला कि 5000% से इनका शेयर ऊपर चढ़ गया है। क्यों? एक ईवी बबल क्रिएटेड है, जिसकी वजह से जो उनकी लाइडार आईपी की टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाइप अप हो चुकी है, और इतनी हाइप अप है नहीं। बट फैक्ट ये है, लाइडार आईपी टेक्नोलॉजी का ईवी से कोई रिलेशन है ही नहीं। लाइडार आईपी टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली जो आपकी गाड़ी होगी ना, लाइडार टेक्नोलॉजी क्या करेगी? वो इमेज सेंसिंग करेगी, इमेज कैप्चर करेगी, 3D मॉडल्स बनाएगी अपने आसपास, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के टाइम में वो गाड़ी पार्ट ले सकती है, इससे एक्सीडेंट बच जाए, या फिर ऐसे शिफ्ट करे कि सबसे कम इंपैक्ट हो एक्सीडेंट का। तो इसमें ईवी से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक डीजल इंजन, सीएनजी इंजन, पेट्रोल इंजन, आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी, हर गाड़ी में टेक्नोलॉजी आ सकती है। इट्स नॉट ओनली ईवी। इट शोज कि हिंडनबर्ग को ये भी नहीं पता कि लाइडार टेक्नोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू ईवी, विच अगेन इज बेसलेस। थर्ड, हिंडनबर्ग ने बोला था कि इस कंपनी के पास 250 प्लस एक्टिव पेटेंट्स है, जिसके वजह से लोग उसको बहुत ज्यादा हिप अप कर रहे हैं। रियलिटी ये थी, माइक्रोविजन के पास 480 पेटेंट्स थे। हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग अगर लिखा है 250 प्लस तो 480 हो सकता है, बिकॉज इट इज प्लस, बट कोई लॉजिक नहीं है ना। मैं तो कल को लिख दूं 1+। आपको क्या पड़ रहा है? दिस इज मिसगाइडिंग अस। मुझे तो ये लग रहा है कि बस 250 प्लस है तो मतलब क्या होगा, 251, 252 या 257, इसी ब्रैकेट में कुछ होगा। रियलिटी कुछ और थी, बिकॉज ऑफ विच स्टॉक नीचे आया, बट बाद में माइक्रोविजन का स्टॉक क्रेजी लेवल पे ऊपर भाग गया। हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा कॉल था निकोला का। निकोला एक बहुत हाइप्ड स्टार्टअप कंपनी थी। वो था कि वो ट्रक्स बना रहे हैं, ऑफ सीएनजी ट्रक्स बना रहे हैं, ईवी ट्रक्स बना रहे हैं, जो ट्रक्स मेंटेनेंस आदि कर देंगी, ट्रांसपोर्टेशन आपका सस्ता हो जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन, अगर ये ट्रक्स इतनी बड़ी कैपेसिटी में बन जाते, हर चीज सस्ती जाती, बिकॉज ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना नीचे आ जाता। और ये था पूरा स्कैम। एक्चुअलिटी में से कुछ हो ही नहीं रहा था, जिसको हिंडनबर्ग ने खोला था अपनी रिपोर्ट के थ्रू। हिंडनबर्ग ने बहुत से स्कैम पकड़ा था। उसके बाद वो स्टार्टअप का स्टॉक तो खत्म हो ही गया, बट उन्होंने बार बार बॉश का नाम लिया था। क्यों? निकोला की बॉश के साथ पार्टनरशिप थी, जो अमेरिका का ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा OEM का प्लेयर है। अब बॉश की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, वी आर अवेयर ऑफ निकोला मोटर रिपोर्ट पब्लिश्ड yesterday by Hindenburg Research. The statement said, statements in the report are attributed to Bosch employee have been taken out of context and they are not applicable. अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हिंडनबर्ग कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट है, उनको कुछ नहीं पता, इसलिए वो फैक्ट्स भी गलत बता रहे हैं। ये मैं पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज उस टाइम तक पहुंचे यार, कुछ तो इज्जत उनको देनी चाहिए हमें। तो आई एग्री, उन्होंने रिसर्च की होगी। अगर रिसर्च की है उसके बाद ये ऐसी रिपोर्ट्स ला रहे हैं अगेंस्ट बॉश और माइक्रोविजन केस में, इसका मतलब यही है कि दिस इज इंटेंशनल एंड दे आर कंप्लीटली मिसलीडिंग फैक्ट्स। अब आते हैं अडानी ग्रुप में। क्या हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप को जानबूझ के अटैक कर रहा है? अब मार्केट में इसके अराउंड बहुत बातें फैली हुई हैं, बट कोई डेटा नहीं है। मैं आपको बातें बता रहा हूं। लोग ये बोल रहे हैं कि गौतम अडानी बिकेम द सेकंड रिचेस्ट मैन। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। गौतम अडानी इज अ मेजर फोर्स टू रेकन विद। तो बिकॉज ऑफ विच हिंडनबर्ग के थ्रू ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज आर एमिंग एट इंडिया। और हिंडनबर्ग का तो फायदा ही फायदा है। अडानी नीचे गिरेगा, हिंडनबर्ग कितने पैसे कमा लेगा इसमें, जस्ट इमेजिन। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी एंटरप्राइजेस 47% नीचे आ गया, अडानी ट्रांसमिशन 55% से, अडानी पावर 37%, अडानी ग्रीन 56%, अडानी पोर्ट्स 27%, अडानी टोटल गैस 51%, अडानी विल्मर 37%। बिकॉज ऑफ विच गौतम अडानी हु वाज द सेकंड रिचेस्ट मैन ना, अब ही इज द 21st रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और क्या पता आगे जाके रैंक और भी गिरता रहे। और उसके ऊपर ये भी बातें हो रही हैं कि अडानी के अगेंस्ट कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, जो यूरोपियन और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे क्रेडिट सूस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिटी ग्रुप। इन सब ने मना कर दिया कि ये अडानी के बॉन्ड्स को कोलैटरल की तरह नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ विच अडानी की वैल्यू और गिरेगी। पर्सनली स्पीकिंग, सिर्फ ये देख के मैं ये नहीं बोल सकी ये अडानी पे अटैक है या इंडिया पे अटैक है, बिकॉज बहुत इंडियन बैंक्स भी हैं जिन्होंने अडानी के शेयर्स और बॉन्ड्स को कोलैटरल या सिक्योरिटी से लेना बंद कर दिया है। और या वो तो अपना बिजनेस बचाएंगे, बिकॉज अडानी स्टॉक्स गिर रहे हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक सिर्फ हम इस चीज को नहीं ले सकते एज अ प्रूफ कि ये इंडिया के अगेंस्ट अटैक है। अब बिकॉज अडानी के लिए सेंटिमेंट इतना खराब हो गया है, एफपीओ आया था, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। एफपीओ सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल ने ज्यादा सब्सक्राइब किया ही नहीं, अडानी को एफपीओ वापस लेना पड़ा। बिकॉज ऑफ दिस अडानी ग्रुप इज सेइंग कि वो 7-8,000 करोड़ के लोन्स प्रीपे करेंगे और जो अपने प्लेज शेयर्स हैं उनको कम करेंगे। प्लेज शेयर्स मतलब कि जब कोई आप लोन ले रहे हो और आपने कोलैटरल में अपने प्रमोटर होल्डिंग रखवा दी, उसको बोलते हैं शेयर्स प्लेज्ड। और ये हिंडनबर्ग का बहुत बड़ा अटैक था अडानी कि इनके शेयर्स प्लेज्ड है, जो किसी कंपनी की अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अडानी ग्रुप अब उसको कम कर रहा है सो दैट सेंटिमेंट उनके लिए बेटर हो।
और ओवरऑल सेंटिमेंट तो यही चल रहा है कि ये एक नेशनलिस्टिक अटैक है, सो मच सो दैट आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनका ये रिस्पॉन्स आया इस पे, एंड आई कोट, अडानी इशू इज अ कंपनी प्रॉब्लम, नॉट अ अटैक ऑन इंडिया। वो ये बोल रही हैं कि अगर उनको इंडिया से इश्यू होता किसी को, तो बाहर के इन्वेस्टर इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते? शी इज सेइंग दैट रिसेंटली इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स इटसेल्फ हमारी फॉरेक्स रिजर्व, भारत की फॉरेक्स रिजर्व हैज गॉन अप बाय $8 बिलियन। ये छोटा अमाउंट नहीं होता। वो ये बोलती हैं, एंड आई कोट हर, द ट्रस्ट इन इंडियाज लीडरशिप, trust in India's role for having kept the economy carefully nurtured during the COVID period intact, जो एक फैक्ट है, बिकॉज इस गवर्नमेंट ने कोविड टाइम पे हमारी इकोनॉमी को काफी अच्छे से संभाला था, इसलिए वी आर इन अ मच बेटर सिचुएशन कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। कंक्लूजन की बात यह है दोस्त कि क्या अडानी के अगेंस्ट ये अटैक इंडिया पे अटैक है, या क्या अडानी जेन्युइनली गिल्टी है? फैक्ट ये है, हमें कुछ पता ही नहीं है और पता भी नहीं चल सकता। मैं आपको स्टार्ट से बोलता आ रहा हूं, जब तक मुझे कोई ऑफिशियल अथॉरिटी ये क्लेम नहीं करती कि यहां ये है, तब तक मैं इसको बिलीव नहीं करूंगा। सच किसी को नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि एक ना एक दिन सच सामने आएगा ही आएगा। कब आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। बट मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि चाहे अडानी सिचुएशन स्कैम हो, या ये शायद इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप और मैं मिलके ना इस देश की इकोनॉमी को लेके जाएंगे नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बाय एम्पावरिंग आवरसेल्व्स, बाय मेकिंग आवरसेल्व्स रिच, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट्स। और इंडिया को नंबर 1 बनने से ना किसी का बाप नहीं रोक सकता। वंदे मातरम, जय हिंद।